पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को फील्ड में भेजा था और उसके कारण देखा था उस पर फोर्स कैसे लग रही है। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर जाया करती है। जैसे कि अब आप देखिए बेटा, अगर मैं Fm को लिख रहा हूँ, Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है और यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है कि फोर्स वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब आप देखिए, अगर हम लोग चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं तो इस फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बेसिकली जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो जिस प्लेन में लाई करते हैं, जो फोर्स आती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। नाउ देखिए, जो Fm डैश वेक्टर है, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो दैट वुड हैव बीन माइनस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज व्हाट, दिस इज Fm वेक्टर। ये क्या है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फोर्स वेक्टर और ये नेगेटिव है क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है। अब मैं आपको इसका राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से भी बता देता हूं कि किस तरह से आपने फोर्स की डायरेक्शन देखनी है यदि चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी है उसकी वो परपेंडिकुलर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप देखिए बेटा, ये हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये फील्ड है, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और सपोज कीजिए that this is the charge particle, it is moving with velocity v like this। अगर यही चार्ज पार्टिकल अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो आप देखिए, अंगूठे को लेना था हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए अंगूठे को ले लेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आप ये डायरेक्शन लेंगे। ठीक है बेटा, चार्ज पार्टिकल की जो थंब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे वेलोसिटी के, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो फोर्स कैसे लग गई, लाइक दिस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, यू विल नॉट टेक लाइक दिस इफ दिस चार्ज वाज नेगेटिव, इफ दिस चार्ज वाज नेगेटिव। ये पता लगा बेटा। सो ये हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए वी आर टू कंसीडर द फोर्स इन दिस पर्टिकुलर फैशन, इस तरह से हमने फोर्स को कंसीडर करना है। अब आप देखिए बेटा, ये हमने अभी डिस्कस किया चार्ज पार्टिकल का मोशन और वो कैसे एंटर कर रहा था, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एक बात जान लीजिए कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगती। तो इफ ए चार्ज पार्टिकल is at rest in an external magnetic field, then no force acts on it, then no force acts on it। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया Fm इज इक्वल टू बी क्यू वी इंटू साइन थीटा, Fm इज इक्वल टू बी क्यू वी इंटू साइन थीटा। सिंस द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट तो V इज जीरो, सो द मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स जीरो। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। अगर आप जो चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी जीरो है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी कैसी हो गई, जीरो हो गई इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब आप देखिए बेटा, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन दी चार्ज पार्टिकल, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्ट करती है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है। अभी आपने हम देखिए, हमें कितनी थिकनेस चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल जो है वो अपना पाथ पूरा करके इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, तो कितने रीजन में या कितने थिकनेस के रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड फैली हो कि एक चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर करे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर करे फील्ड के परपेंडिकुलर और पूरा सेमी सर्कुलर पाथ करके बाहर आ जाए फील्ड से। तो आप देखिए बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चार्ज q था इसका,
v वेलोसिटी से एंटर किया है। तो लेट्स से इधर से देखिए बेटा, अब ये v वेलोसिटी से एंटर किया है, आपको पता है ये सर्कुलर पाथ लेगा। अब ये सर्कुलर पाथ ऐसा ले सकता है, और अगर यहाँ पे इसको फील्ड ना मिले तो इट कैन जस्ट कम आउट। ये जो है ये थिकनेस, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, ये थिकनेस किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू, यानी कि ये थिकनेस जिस रीजन में आपको फील्ड चाहिए दैट इज इक्वल टू व्हाट, थिकनेस। ठीक है बेटा, थिकनेस ऑफ दिस रीजन, नाउ द थिकनेस ऑफ दिस रीजन is equal to what, mv over qb. So radius of the circular path is mv over qb. So the thickness at for which of the region in which we need the magnetic field is mv over qb. और इतने ही सेमी सर्कुलर, तभी वो क्या है कि पूरा का पूरा जो पाथ है सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करके बाहर आ जाएगा चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अभी हमने ये डिस्कशन किया है कि चार्ज पार्टिकल जो था वो फील्ड के परपेंडिकुलर था। नाउ वी विल टेक एन केस इन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट सर्टेन एंगल टू द फील्ड। तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह का पाथ जो है वो अंडरगो करेगा। वी वांट टू सी दैट। अब आप देखिए बेटा, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in a field when the charge particle is moving at some angle to the field. Charged particle moving, और चार्ज पार्टिकल है कैसा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग at certain angle with magnetic field. ठीक है बेटा, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग एट सर्टेन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास नाउ आई एम ड्राइंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बेटा देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो फील्ड है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, और चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग एट दिस एंगल v एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी v मेक कर रही है एंगल थीटा विद दी मैग्नेटिक फील्ड और दी एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंटर कर रही है एट एन एंगल थीटा। अब देखिए ये किस तरह का पाथ लेगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द पाथ फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, किस तरह का पाथ ये अंडरगो करेगा। इसके लिए बेटा इस वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, वन अलोंग द एक्स एक्सिस दैट विल बी v cos theta, and another component will be along the y-axis and that is what, v sin theta। ठीक है बेटा, ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए, वन इज v cos theta along the x-axis and another is v sin theta that is along the y-axis। अब आप देखिए जो v sin theta है वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो वो कैसा पाथ देगा, वो ऐसे फोर्स लगाएगा कि पार्टिकल सर्कुलर चले, और v cos थीटा भी इसमें साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी है। तो देखो v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड b सेम डायरेक्शन में हो गए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज एंगल थीटा बिकम्स जीरो। पार्टिकल चार्ज पार्टिकल यदि पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले फील्ड के, तो उस पर फोर्स क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया v sin थीटा, और आगे लेकर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया v cos थीटा। अब आप देखिए यही पार्टिकल किस तरह से चलेगा ये बता दूं मैं आपको। ये देखिए यही पार्टिकल बेटा इस तरह से, ये इस तरह से चलेगा। ये कैसा पाथ है, दिस इज हेलिकल पाथ। ये कैसा पाथ है,
हेलिकल पाथ, मतलब v cos थीटा इसको आगे लेकर जा रहा है और v sin थीटा इसको क्या कर रहा है, सर्कुलर टर्न करवा रहा है। तो हेलिकल पाथ इज फॉलोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो किसी एंगल पे एंटर करता है तो उसका जो पाथ है वो हेलिक्स है। ठीक है बेटा, सो पाथ फॉलोड followed by the positively charged particle is a helix तो हेलिकल पाथ फॉलो हो जाता है। अब आप देखिए बेटा, नाउ अगर मैं इस सिचुएशन में देखना चाहूं कि व्हाट इज दी रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स, मतलब जो पाथ ये फॉलो कर रहा है उसका रेडियस क्या होगा, देन वी विश टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, एंड देन वी विश टू फाइंड आउट द पिच ऑफ द हेलिक्स, देन वी विश टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द हेलिकल पाथ। ये सारे पैरामीटर्स मैं आपके साथ निकालना चाहता हूँ। तो अब आप देखिए बेटा, इसको करने के लिए नाउ आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी हमने निकाला था। ठीक है बेटा, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। नाउ ऐसा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो v है वो v साइन थीटा है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट इज v साइन थीटा। या आप ऐसे देख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट है अलोंग द सर्कुलर पाथ दैट इज m इंटू v साइन थीटा का स्क्वायर बाई r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण मिल रही है, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बी क्यू वी साइन थीटा। सो बेटा देखिए, m इंटू वी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू व्हाट, बी क्यू वी इंटू साइन थीटा, बी क्यू वी इंटू साइन थीटा। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बिकम mv sin थीटा बाई क्या चीज है, बाई q into b, now this becomes radius of the circular path, now what will be the time period of this particular particle। तो टाइम पीरियड क्या है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, 2 पाई r बाय वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो कि इसको सर्कल में चला रही है दैट इज v साइन थीटा। सो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई, नाउ r की जगह पे क्या कर देंगे, mv साइन थीटा, 2 पाई mv साइन थीटा बाय क्या चीज, q इंटू बी इंटू वी साइन थीटा। सो इसका मतलब है टाइम पीरियड अगेन हो गया 2 पाई m बाई क्यू बी और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी दैट इज क्यू बी बाई 2 पाई m और ओमेगा जो है that will be 2 pi into frequency that will be again qb by m। so देखिए, आप देखिए जो टाइम पीरियड है that is same as when the particle was moving in a circular path। तो ये हुआ टाइम पीरियड, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। now what is the pitch of the helix। ठीक है बेटा, now we wish to find out the pitch of the helix, the horizontal distance between the two circular paths, ठीक है बेटा, is called pitch of the helix। अब ऐसा है कि जो एक पूरा सर्कुलर पाथ है, जो हेलिक्स का जो सर्कुलर पाथ है वो इतने टाइम पीरियड में कवर हो रहा है। तो बेटा जो पिच है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है, v cos थीटा। पिच ऑफ द हेलिक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू टॉप्स, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, वो आ जाएगा बेटा, पिच ऑफ द हेलिक्स विल बी, नाउ पिच ऑफ द हेलिक्स विल बी v cos theta into t, pitch of helix is equal to v cos theta into time period capital T। ठीक है बेटा, so this will be v cos theta
इंटू 2πm/qb। ठीक है बेटा, तो पिच कितनी हो गई 2πmv cos थीटा बाई q इंटू बी। दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स, ये होगी पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है बेटा, सो दैट इज इक्वल टू 2πmv cos थीटा बाई q इंटू बी। नाउ ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल whenever the charge particle enters in a direction perpendicular to in a direction at certain angle to the magnetic field। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड तो वो एक हेलिकल पाथ लेता है, और उस हेलिक्स के लिए हमने देखा कि क्या रेडियस होगा उस हेलिक्स का, और क्या उसका टाइम पीरियड होगा पार्टिकल का, और क्या उस हेलिक्स की पिच होगी। तो वी हैव लुक्ड इनटू दैट। ठीक है बेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया ये आर्टिकल। नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज combined Lorentz force. Next is next that I am going to discuss is the motion of a charged particle, motion of a charged particle, charged particle in combined electric and magnetic fields, electric and magnetic fields। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन जो कि कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में है। ऐसा है, आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट पे भी हो और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जा रही हो तब भी उस पर फोर्स एक्ट करती है। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो और इलेक्ट्रिक फील्ड में हो और मैग्नेटिक फील्ड में भी हो, मतलब दोनों ही फील्ड साइमल्टेनियसली लग रही हों, तो उस पर फोर्स दोनों के कारण एक्ट करेगी, और नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स प्लस द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, सो देखो नेट फोर्स सपोज बी थी intensity of magnetic field that was present in the area, and E is the electric field intensity. Now F vector, the any force vector is equal to Fe vector plus Fm vector, yani net force on the charged particle in combined electric and magnetic fields is F vector is equal to Fe electric force vector plus magnetic force vector। तो अब देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर कितना है क्यू ई वेक्टर। तो आप देखिए जो फोर्स वेक्टर हो गया कंबाइंड फोर्स वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, सो जो कंबाइंड फोर्स वेक्टर हो गया दैट इज इक्वल टू क्यू कॉमन आ गया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस the cross product of velocity vector and magnetic field vector, that is E vector plus V vector cross B vector. Now this is the force vector, this is the combined force vector or the force on a charged particle which is under the action of combined forces, combined electric और magnetic field। अब हम एक इसी आर्टिकल को यूज करके आई वांट टू डिराइव ए एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, एक हम पार्टिकल सिलेक्टर की बात करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ए पार्टिकल सिलेक्टर। ऐसा है कि एक रीजन है जहां पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। क्रॉस्ड मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स आर perpendicular to each other, electric or magnetic field are perpendicular to each other। So we are now going to discuss a particle selector, now going to discuss a particle selector। देखिए बेटा, ये एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। नाउ एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद ए वेलोसिटी v इज एंटरिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ये है चार्ज पार्टिकल q और ये v वेलोसिटी से
एंटर किया है इन द फील्ड। अब आप देखिए इस पर फोर्स कैसे लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ए लाइक दिस, ठीक है बेटा, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे एक्ट कर रही है, लाइक दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है बेटा। अब आप देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर कर जाता है तो इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कैसे लग रही है, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रही है कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए? देखो बेटा ऐसा है कि अगर तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स से तो ये पार्टिकल इस तरफ को झुक जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो इट विल मूव लाइक दिस। लेकिन अगर दोनों की दोनों बैलेंस कर गई तो इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड। तो किस वेलोसिटी से इस पार्टिकल को भेजा जाए वो हम निकाल सकते हैं कि ये पार्टिकल इस कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कैसा निकल जाए, अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए। ये हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये दिस वी कैन फाइंड आउट। अब देखिए कैसे बेटा, Fm इज इक्वल टू Fe, चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल कितना हो गया 90 का। तो अब देखिए Fm कितना हो जाएगा, BQV sin 90, sin 91 होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू E, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ देखिए वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू E बाई B, यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड होगी, E बाई B होगी, तो वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड इस कंबाइंड इफेक्ट कंबाइंड या क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। ये सारा प्रिंसिपल है पार्टिकल सिलेक्टर का। दिस इज दी बेसिस ऑफ पार्टिकल सिलेक्टर। ऐसा है कि जो हमारी कैथोड रे ट्यूब होती है बच्चों, जो कैथोड रे ट्यूब होती है, जो हमारी टीवी की स्क्रीन होती है, दैट इज नथिंग, दैट इज ए कैथोड रे ट्यूब। उस पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एंगल्स पर जाके स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रहे हैं एंड वी आर एबल टू सी, और वो इल्यूमिनेट हो जाती है स्क्रीन और उस पे हम पैटर्न्स देख पाते हैं। इवन कलर्ड स्क्रीन्स आर पॉसिबल, तो वो कलर्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं और दे आर जनरेटिंग सर्टेन पैटर्न्स विच वी आर ऑब्जर्विंग ऑन द स्क्रीन्स। ठीक है, वही चीजें हम लोग स्क्रीन्स पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाई B, ये प्रिंसिपल है पार्टिकल सिलेक्टर का। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी पार्टिकल सिलेक्टर इन डिटेल कि पार्टिकल सिलेक्टर कैसे काम करता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द पार्टिकल सिलेक्टर। ठीक है बेटा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द पार्टिकल सिलेक्टर, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए बेटा, बेसिस क्या है पार्टिकल सिलेक्टर का। ऐसा है कि हमारे पास ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी और इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड हो गई। अब हमने एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड रख ली, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड रख ली, और ये हमारा मतलब बेसिकली यहां पे टारगेट है, यहां पे टारगेट है। अब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये एक स्क्रीन है, ये एक स्टॉपिंग स्क्रीन है, इसको कह देते हैं स्टॉपिंग स्क्रीन। ये पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं करने देती, दिस डज नॉट अलाउ द पार्टिकल्स टू क्रॉस थ्रू, ये पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं करने देती अपने आप से। अब ऐसा है कि जो पार्टिकल्स जिनके पास तो E बाई B की वेलोसिटी है, ठीक है बेटा, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी E बाई B होगी, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी लेस देन E बाई B होगी। अगर वेलोसिटी लेस देन E बाई B है, वेलोसिटी इज लेस देन E बाई B, और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी ग्रेटर देन E बाई B होगी। ठीक है, अगर E बाई B वेलोसिटी है, that means the force on due to electric field and magnetic field is same.
लेकिन अगर वेलोसिटी लेस देन E by B है तो इसका मतलब क्या हुआ, दी बेसिकली दी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फोर्स और वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, तो अब जो पार्टिकल आपने E by B से भेजे वो तो निकल गए सीधे और टारगेट पे स्ट्राइक कर गए। ठीक है, ये पार्टिकल सिलेक्ट हो गया। अगर लेस है या ग्रेटर है तो वो पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, Q इज ग्रेटर देन QVB, सो दैट मींस V इज व्हाट, लेस देन E by B। ठीक है, V इज लेस देन E by B, सेकेंड सिचुएशन, तो सेकेंड पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन दी magnetic force, so particle will go like this and it will not be selected, it will not be selected। अगर E by B से बड़ा है तो यही पार्टिकल कैसे चला जाएगा, ऐसे बेटा, upward, because the magnetic force will be stronger on the particle than compared to the electric force। तो इसलिए पार्टिकल कैसे निकल जाएगा, इस तरह से, और डिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये हमारे पास तीन सिचुएशंस पॉसिबल है। दीज आर दी थ्री सिचुएशंस दैट आर पॉसिबल विद अस फॉर द पार्टिकल सिलेक्टर प्रिंसिपल। और जो स्ट्रेट जा रहा है दैट इज गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है बेटा, जो ये बाएं आरा तिरछा जा रहा है दैट इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। ये है चार्ज पार्टिकल्स के बारे में और कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जब ये प्रिंसिपल है पार्टिकल सिलेक्टर का। नाउ देखिए, हमने बेटा कुछ देर पहले ये तो हमने कंबाइंड लॉरेंट्ज फोर्स डिस्कस किया आर्टिकल। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग कि हमें ये पता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने एक्सेलरेट करवा दिया परपेंडिकुलर और मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक सर्कुलर पाथ ले लेता है। नाउ देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। बेसिकली साइक्लोट्रॉन, ये जो साइक्लोट्रॉन इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है बेटा, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज करती, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, वेलोसिटी सेम रहती है। अब हमारे पास साइक्लोट्रॉन जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ऐसा है कि केमिस्ट्री वाले जो हैं वो भूखे थे। वो क्या है कि अगर हम, उन्हें पता था कि अगर न्यूक्लियस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी जाए, अगर न्यूक्लियस की कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया जाए तो एक मेटल दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज ए वेरी कॉस्टली एलिमेंट, गोल्ड जो है बड़ा महंगा है। तो अगर गोल्ड के नियर अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें पता लग गई तो हमें ये पता लग गया कि गोल्ड के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम गोल्ड के नियर अबाउट कोई एटम लें, उसके न्यूक्लियस को बम्बार्ड करें और उसमें उतने ही प्रोटॉन्स कर दें और उतने ही बेसिकली प्रोटॉन्स ऐड कर दें कि जो कि जितने गोल्ड में है, तो दैट एलिमेंट विल ट्रांसफॉर्म टू गोल्ड। तो ये प्रिंसिपल, इसको कराने के लिए, पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, जिनमें से कि साइक्लोट्रॉन एक है। और साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड अपॉन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये कैसे बनाया गया मैं आपको बताऊंगा, साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा और साइक्लोट्रॉन कैसे आया वो आपको बताऊंगा। बेटा ऐसा है, मैं जब छोटा था तो मैंने मम्मी से एक जिद की और क्या मांगा, एक टिफिन मांगा, एक टिफिन मांगा। हमारे स्कूल में उस समय जो स्टील के टिफिन थे, गोल टिफिन, बड़े पॉपुलर थे और स्टील के ही टिफिन का चस्का मुझे चढ़ा। मैंने कहा मुझे एक टिफिन लेके दीजिए, और कैसा, वो भी ऐसा। ठीक है, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, टिफिन ले देते हैं। तो उन्होंने एक मुझे गोल सर्कुलर टिफिन ले दिया। अब इस सर्कुलर टिफिन को मैंने बीचों बीच काट दिया। ठीक है, मम्मी बोली क्या कर रहा है, तूने तो टिफिन खराब कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, टिफिन खराब नहीं किया है मैंने क्या किया है, मैं सोना बनाने की तैयारी में हूं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डी शेप में काट दिया। क्या कर दिया बेटा, डी शेप में इसको काट दिया।
अब आप देखिए ये डी शेप किस तरह की बन गई, ये एक हिस्सा हो गया, इनमें थोड़ा सा गैप रख के दूसरे हिस्से को भी ऐसे साथ में लगा दिया, ये दूसरा हिस्सा हो गया डी का। इस कटे हुए टिफिनों को दोनों को मैंने कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया, और बेटा यहां पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल ले आया, सो दैट फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डी। कैसी है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द डी, और किस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। अब प्रोटॉन्स को हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये जो डी है इस पे मैंने एक अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको कहते हैं वो लगा दिया। तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है, पोलैरिटी बदलना। एक बार इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव, फिर स्विच ओवर, फिर चेंज कर दिया, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, फिर इसको पॉजिटिव फिर इसको नेगेटिव, इस तरह से स्विचिंग ऑफ ये करता है। इट इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इट इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है बेटा, अब बीचों बीच प्रोटॉन चालू करेंगे। शुरुआत में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, यहां बीचों बीच एक प्रोटॉन चालू किया। प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज की तरफ एक्सेलरेट होएगा, तो ऐसे चला, ऐसे जैसे ही चला तो फील्ड में चला। फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर, घूम गया। फिर जब ये यहां पे पहुंचे इसके मुंह पे, ये सेकंड डी के, ये फर्स्ट डी है, जब ये सेकंड फर्स्ट डी से चल के सेकंड डी के मुंह पे पहुंचे, बाहर निकलने वाला हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्रोटॉन फिर इधर एक्सेलरेट हुआ। अब इसके पास पहले ही कुछ वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी और बढ़ी, तो व्हाट हैपेंस, r इज इक्वल टू mv ओवर qb। वेलोसिटी बढ़ी तो व्हाट विल हैपन, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल इंक्रीज, रेडियस बढ़ गया, ये देखिए। और ये बढ़ता 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 यहां पे मैंने एक ओपनिंग दे दी, ओपनिंग से इसको फायर करा दिया, यहां टारगेट है। हर स्टेप में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, हर स्टेप में इसका रेडियस बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ये गोल घूमता 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 टारगेट पर, और यहां से इसको छोटी सी एक ओपनिंग दे दी, और क्या करेगा, पार्टिकल पे स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि इसने सफिशिएंट वेलोसिटी गेन कर चुका है, तो इट विल स्ट्राइक एट द पार्टिकल। इज इट क्लियर? नाउ टाइम पीरियड अगेन इज 2 pi m by qb, और frequency of the charged particle or the proton that is moving is qb by 2 pi m। जो मेरा ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो कि स्विच कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको जो स्विचिंग ऑन कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। और ये प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन की वर्किंग का। अब इसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि इसमें हम लोग प्रोटॉन्स एक्सेलरेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन इन ए साइक्लोट्रॉन। क्यों बेटे, मैं आपको बताता हूं क्यों। ऐसा है, आइंस्टाइन ने कहा था अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से चलने लग जाए तो उसका मास बढ़ जाया करता है। ठीक है बेटा। अब एक भिखारी, मैं एक दफा मंदिर गया और बाहर 2 भिखारी बैठे हुए थे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम ये पता कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं एक्सेलरेट हो सकते, व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है बेटा, इन दी साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं एक्सेलरेट हो सकते। ऐसा है कि मैं एक मंदिर गया और वहां पर 2 भिखारी बैठे हुए थे। ठीक है बेटे, एक भिखारी के पास तो 100 रुपए थे और एक भिखारी के पास 1 रुपया ही था। ठीक है, एक गरीब भिखारी था, एक अमीर भिखारी था। अमीर वाले के पास 100 रुपए थे, गरीब वाले के पास 1 रुपया था। मेरे को दया आई, मैंने सोचा कि दोनों को 1-1 रुपया दे देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा दोनों को बराबर दूंगा पैसा। तो 1 रुपया मैंने इसको दे दिया और 1 रुपया मैंने इसको दे दिया। ठीक है बेटे, अब आप देखिए जिस भिखारी के पास 100 रुपये पहले से था उसके लिए तो सिर्फ 1% का इंक्रीज हुआ। क्यों? उसको 1 रुपया फालतू मिला, 1% का इंक्रीज हुआ।
लेकिन जो भिखारी बेचारा 1 रुपये लिए बैठा था उसके लिए तो बहुत बड़ा इंक्रीज हो गया, 1 रुपया और हो गया, उसके तो 2 रुपये हो गए, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा इंक्रीज हो गया, यानी कि उसके लिए 100% का इंक्रीज हो गया, ठीक है बेटा। तो आप ये देखिए कि कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रोटॉन जो है वो हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, मास m अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऑफ आइंस्टाइन इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो मास, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन से चलने की क्षमता रखता है तो उसका मास बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब प्रोटॉन का मास जब ये स्पीड गेन करता है चार्ज पार्टिकल इन ए साइक्लोट्रॉन, तो वो नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के आ जाता है, कंपैरेबल टू स्पीड्स ऑफ लाइट चलने लग पड़ता है। तो जो प्रोटॉन का मास है वो बढ़ तो रहा है लेकिन कंसिडरेबल नहीं बढ़ रहा है। लेकिन व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन मास, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गरीब भिखारी है, तो उसका मास क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा, जो चेंज है वो परसेंटेज चेंज काफी अच्छा खासा होता है। तो व्हाट विल हैपन, जो टाइम पीरियड है ऑफ द साइक्लोट्रॉन दैट इज 2πm/qb, अगर मास बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ा, अगर मास बढ़ गया तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी बढ़ा। और अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखिए तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड का चेंज हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब या तो ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपने आप को फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करे तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी चेंज कर रहा है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन बीच में ही गिर जाएगा। इसलिए हम लोग साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी साइक्लोट्रॉन्स, ठीक है बेटा। साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया और साइक्लोट्रॉन जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर यूज फॉर एक्सेलरेशन उसकी डिटेल्स मैंने डिस्कस की। नाउ बेटा हमने साइक्लोट्रॉन का डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। आज मैं आपके साथ शुरू करूंगा कुछ हमने अभी तक चार्जेस पे फोर्सेस देखी थी विच वर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड्स। आज मैं आपके साथ फोर्स देखूंगा, फोर्स निकालूंगा ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो फोर्स ऑन ए current carrying conductor placed in a magnetic field, ठीक है बेटा। सो देखिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं फोर्स किस पर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर जिसको हमने किस में रख रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। सपोज कीजिए मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में इस तरह से है, ठीक है बेटा। इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास में। अब आप देखिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट ऐसे इसमें कैरी हो रहा है, इट इज कैरिंग करंट आई अलोंग दिस डायरेक्शन। नाउ बेटा इसके इस पर भी फोर्स लगेगी। फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि जो इस तार की, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, जिसकी वजह से फोर्स इस पर लग जाती है। नाउ देखिए बेटा इसमें एक स्मॉल पोर्शन dl हम लोग काट लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड B है। नाउ द फोर्स ऑन दिस, द स्मॉल फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर current carrying conductor is given by I into dl vector cross B vector, ठीक है बेटा, I into dl vector cross B vector। अगर इस कंडक्टर की पूरी लेंथ के ऊपर देखें तो बेटा ये फोर्स हो जाती है I into L vector cross B vector, I into L cross B।
ठीक है बेटा, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर या आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये फोर्स होती है, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो ये बन जाती है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, द फोर्स बिकम्स बिल साइन थीटा। ये क्या है? दिस इज द फोर्स acting on a current carrying conductor which is placed in a magnetic field of intensity B, ठीक है, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? B है। तो ये फोर्स का ये जो रिजल्ट है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इसका कोई डेरिवेशन ऐसा सच नहीं है। और आपको मैंने बता दिया कि करंट जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स क्यों लगती है? बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर की, वो इंटरैक्ट करती है विद द एक्सटर्नल फील्ड, जिसकी वजह से फोर्स लगती है, ठीक है बेटा। सो देखिए बिल साइन थीटा। अब ये फोर्स एंगल पर डिपेंडेंट है। ये एंगल किसके बीच में है? करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल है, ठीक है बेटा। करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स कितनी हो जाएगी? बिल साइन 90, साइन 90 इज 1, तो फोर्स मैक्सिमम हो गई। और अगर कहीं जो करंट और फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए तो थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है बेटा, थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स बिकम्स 0, ठीक है बेटा, अदरवाइज द फोर्स बिकम्स 0। समझ में आई मेरी बात? अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपको पता लग गया फोर्स इज बिल साइन थीटा। दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L carrying current I and it is placed in an external magnetic field of intensity B। अब हम फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये देखिए बेटा, ये I करंट ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अब इसके लिए हमारे पास एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और दूसरा वी यूज द राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल पहले आपको सिखा दूं। देखिए मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड रूल है राइट हैंड पाम रूल, और इट इज इजियर टू अप्लाई देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे इजियर है इसको अप्लाई करना। अब बेटा इसमें क्या कीजिए, अपनी सज्जे हाथ की हथेली की उंगलियों को कर दीजिए फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, और फोर्स कैसे लगेगी? लाइक दिस, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी हथेली के परपेंडिकुलर। अंगुलियों को कर दीजिए फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, फोर्स कैसे लगी? ऐसे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर यही तार मेरे पास होती ऐसे और करंट ऐसे कैरी हो रहा होता और फील्ड वाज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये देखिए बेटा, अब देखिए अगेन द करंट इज नाउ अलोंग दिस साइड। तो सज्जे हाथ की हथेली को जो उंगलियां हैं फील्ड की डायरेक्शन में कर दीजिए और अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, हथेली के परपेंडिकुलर लग जाएगी फोर्स। ये देखिएगा बेटा, ये फोर्स ऐसे, फोर्स एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड द फोर्स इज BIL, फोर्स इज BIL बिकॉज इधर एंगल कितना है? करंट, देखिए जो L की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन और फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो इसलिए फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम लगेगी। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको सिखाऊं कि कैसे हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फ्लेमिंग, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बेटा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये है, भरतनाट्यम, अपनी बाएं हाथ की ये जो 3 उंगलियां हैं इनको इस तरह से भरतनाट्यम स्टाइल में रख लीजिए। देखिए बेटा ऐसे, लाइक दिस। अब आप देखिए ये 3 उंगलियों में ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और सबसे बड़ी बात है ये जितने भी दोनों रूल सिखा रहा हूं
इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए दिस इंडिकेट्स, दिस इज point this finger in the direction of the magnetic field, point this finger in the direction of current, and point the thumb in the direction of the thumb will give the direction of force। ठीक है बेटे, field current force, field current force, field current, फील्ड करंट फोर्स, फील्ड करंट फोर्स, फील्ड करंट फोर्स। ठीक है, ये पता लग गया बेटे। अब देखिए, अब हम इनकी प्लेसमेंट करेंगे उंगलियों की। ये देखिए बेटा, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने उंगली कर दी किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ये वाली उंगली चली गई फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब किसकी डायरेक्शन में आ गया, फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स ऐसे लग गई। अब आप देखिए, ये देखिए बेटा, ये लुक एट दिस, ये ऐसे। ठीक है, आप देखिए, ये उंगली चली गई फील्ड की डायरेक्शन में, ये उंगली चली गई करंट की डायरेक्शन में, फोर्स कैसे लग गई, ऐसे। सो ये दो हमारे पास करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं, और इस तरह से हमने दो रूल सिखाए आपको। एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा राइट हैंड पाम रूल। आपको जो आसान लगे, आई फील राइट हैंड पाम रूल इज इजियर, तो मेरे को आसान लगता है, आप इसको चाहें तो इसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में मैंने बात की। नाउ ये जो भी अभी हमने सीखा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग एलिमेंट, लीनियर कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस टू दिस पर्टिकुलर रूल। अब वो एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बेटा। देखिए, फोर्स between two linear wires, linear conductors carrying current and placed parallel to each other, सो देखिए, दो लीनियर कंडक्टर्स हैं हमारे पास, और वो दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। उनके बीच में क्या कोई फोर्स आएगी, वो हमने चेकअप करना है, और वो फोर्स कैसी होगी, वी वांट टू चेकअप दैट। अब देखिए बेटा, लेट्स से मेरे पास एक लीनियर कंडक्टर ये है, और एक लीनियर कंडक्टर ये है। दोनों कैसे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग, एंड बोथ आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ईच अदर। दोनों के दोनों स्मॉल आर दूरी पर है फ्रॉम ईच अदर। ठीक है बेटे, अब आप देखिए, इसमें लेट्स से द करंट इज I1 और इसमें I2। नाउ बोथ द पैरेलल कंडक्टर्स आर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों के दोनों पैरेलल कंडक्टर्स जो हैं, दोनों के दोनों दे आर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो एक में करंट I1 और दूसरे में करंट I2। ठीक है बेटा, अब ऐसा है कि इन दोनों के बीच में पहली बात है, फोर्स आएगी ही क्यों। ठीक है, और वो फोर्स जो आएगी वो होगी कितनी, वी वांट टू कैलकुलेट। सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, इसी करके फोर्स जो है वो आती है। अब हम राइट हैंड पाम रूल से पहले मैं देखूंगा कि इस पे क्या फोर्स लगेगी। I2 जो कंडक्टर कैरिंग कर रहा है करंट, यानी सेकंड जो कंडक्टर है, उस पर क्या फोर्स लगेगी, आई वांट टू चेकअप दैट। ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है बेटे, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब आप देखिए, हम इस पर देखना चाह रहे हैं कि फोर्स क्या होगी। इसको देखने के लिए बेटा, सबसे पहले अपने सज्जे हाथ की हथेली लीजिए, अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दीजिए वहां जहां फील्ड पता करनी है। तो इसके कारण, इस पहले वाले कंडक्टर के कारण इस पर फील्ड कैसी है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये देखिए, इस पर फील्ड कैसे एक्ट करेगी, यहां बना रहा हूं, ये इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड लाइक दिस। ये फील्ड, अब क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, फर्स्ट कंडक्टर के कारण। तो इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और इस पर क्या कितनी फोर्स लगेगी, दैट वी कैन कैलकुलेट। देखो बेटा,
इसमें स्मॉल पोर्शन dl2 काट लेता हूं मैं, तो ये स्मॉल पोर्शन dl2, इस पर क्या फोर्स लगेगी दैट आई कैन चेकअप। क्या देखिए बेटा, दिस विल बी df2 इज इक्वल टू b1 idl2, b1 idl2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 90। साइन 90 कितना होता है बेटे, 0, सॉरी साइन 90 कितना होता है 1। तो ये फोर्स तो मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि करंट ऐसे है, फील्ड ऐसे है, आपस में एंगल कितना बन रहा है करंट और फील्ड के बीच में, 90 का। तो df2 जो फोर्स हुई ऑन दी करंट कैरिंग ऑन दी सेकंड कंडक्टर ड्यू टू दी फर्स्ट कंडक्टर इज b1 idl2। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, df2 by dl2 इज इक्वल टू b1, ये करंट कौन सा लोगे, i2, b1 i2। b1 की वैल्यू लिख सकते हो, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i1 बाई r, i1 को i2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो df2 by dl2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 टाइम्स i1 i2 बाई r। दिस इज व्हाट, this is the force per unit length experienced by the second conductor due to the magnetic field of the first conductor। is it okay बेटे। अब देखिए इसी तरह से अब ये फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहते हैं हम लोग, तो लगाइए राइट हैंड पाम रूल। ये देखिए बेटा, अंगूठे को कर दिया मैंने करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दिया फील्ड की डायरेक्शन में, फोर्स कैसे लग गई, ऐसे, ठीक है। और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कितनी है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i1 i2 बाई r, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आप देखिए बेटा, अगर मैं सेकंड कंडक्टर के कारण फर्स्ट पर फील्ड देखूं, यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अबे होता है कि ये कंडक्टर जितनी फोर्स से इसको खींच रहा है उतनी ही फोर्स से ये कंडक्टर भी इसको खींचेगा, ठीक है। ये अब हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, ये हमने जो फोर्स निकाली थी, ये सेकंड फोर्स पर यूनिट लेंथ सेकंड कंडक्टर पे निकाली थी, फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी वो भी अब हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकालूंगा आपके सामने, बेटा ऐसा कीजिए, अगेन यू सी ड्यू टू दिस कंडक्टर द फील्ड ऑन दिस कंडक्टर विल बी, अपने सज्जे हाथ की हथेली को रखिए, अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दीजिए वहां जहां फील्ड पता करनी है, फोर्स कैसे लग गई, आउटसाइड दी प्लेन ऑफ बोर्ड, आउटसाइड दी प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये आउटसाइड दी प्लेन ऑफ बोर्ड कैसा हो गया बेटा, ए लाइक दिस, ये देखिएगा। तो ये जो ये क्या हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर ऐसे एक्ट कर रही है। अब आप देखिए इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए अगेन यूज राइट हैंड पाम रूल, ठीक है बेटा। अब देखिए ये कर दिया मैंने उंगलियों को बाहर की तरफ, क्योंकि फील्ड है बाहर की तरफ, करंट है इस डायरेक्शन में, अंगूठे को कर दिया करंट की डायरेक्शन में, फोर्स कैसे लग गई, ऐसे लाइक दिस। तो ये फोर्स इस तार पर ऐसे है। अब आप देखिए बेटा, force on the, we will now calculate the force per unit length on the first conductor, we will calculate the force per unit length on the first conductor। अब आप देखिए बेटा, df1 is equal to b2 i1 into dl1। सपोज इसमें हमने जो पोर्शन काटा है दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन dl1, तो df1 बाय dl1 कितना हो जाएगा बेटे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i2 बाई r, ये b2 की वैल्यू हो गई, इनटू i1। अगेन आप देखें फोर्स पर यूनिट लेंथ वही है जो यहां पर थी, तो फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन आर एग्जैक्टली सिमिलर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इट इज द सेम, ठीक है बेटे। तो जितनी, इसका मतलब कहने का ये हो गया कि जितनी फोर्स से ये कंडक्टर इसको खींच रहा है उतनी ही फोर्स से ये वाला कंडक्टर इसको खींच रहा है। तो ये हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और उनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अगर कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे थे तो ये फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। अब बेटा अगर यही दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फोर्स कैसे होगी, वी कैन चेकअप कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो आप देखिए बेटा,
अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है अगर द पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब आपके सामने दूसरा डायग्राम बनाऊंगा in which I will show that there are two parallel current carrying conductors and they are carrying currents in the opposite directions। ये देखिए, ये I1 करंट ऐसे कैरी कर रहा है और ये I2 करंट ऐसे कैरी कर रहा है। नाउ द फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड तो आप समझ ही गए हैं, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 बाई R। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आप देखिए बेटा, इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, it is like this inside the plane of board। ठीक है, it is inside the plane of board like this। ठीक है बेटे, आप देखिए इसके कारण, ये तो इसके कारण हुई, इसके कारण भी इस पर कैसे है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे, अगेन इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। अब देखिए, अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, अपने सज्जे हाथ की हथेली के अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, और हथेली को कर दीजिए फील्ड की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दीजिए फील्ड की डायरेक्शन में। हथेली के परपेंडिकुलर, यानी कि हाथ की हथेली के परपेंडिकुलर आएगी फोर्स। देखिए बेटा कैसे, ये बाहर की तरफ, यहां फोर्स आ गई ऐसे। अब इस पर देखिए जरा, अगेन द फोर्स इज आउटसाइड। यानी कि अगर दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जो करंट्स की डायरेक्शन है, जो करंट्स हैं, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, देन द फोर्स बिकम्स रिपल्सिव। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, देन द फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव, देन द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा आर्टिकल इन विच वी हैव डिस्कस द फोर्सेस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, the force existing between the magnetic force existing between two current carrying conductors, और उनके नेचर के बारे में बात होगी, whether they are positive or they are negative। अब एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन जो अक्सर हमें आता है, that I am going to discuss with you now। देखिए बेटा, हमारे पास स्ट्रीम्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी, टू पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ, लेट्स से, चलो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स की स्ट्रीम है। टू पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। will the two beams of protons repel or attract each other, ठीक है बेटा, तो या तो वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ये हमने पता करना है। तो ये देखिए बेटा, ये स्ट्रीम्स हैं प्रोटॉन्स के, एक स्ट्रीम ये है और एक स्ट्रीम इस तरह से, मतलब लाइन है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, इकट्ठे चले जा रहे हैं और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, नाउ दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमने पता करना है अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। नाउ देखिए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज मूविंग लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज इस स्ट्रीम के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है बेटा, आपको बताया था मैंने, एक चार्ज के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिकॉज आईडीएल, लेट्स से v वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो आईडीएल इज इक्वलेंट टू QV, मतलब करंट एलिमेंट इज इक्वल टू QV। सो अगर एक चार्ज है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज गिवन बाय म्यू नॉट ओवर 4 बाई QV साइन थीटा बाई R स्क्वायर।
नाउ लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, ठीक है बेटा। तो अगर हम एक प्रोटॉन ले लें, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो कैसे आएगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो नेचुरली इस पे फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स कैसे लगेगी, ये देखिए बेटा, दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ये फोर्स ऐसे लग गई, लेकिन ये फोर्स जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण है, ठीक है बेटा। ये मैग्नेटिज्म इफेक्ट के कारण ये फोर्स जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इफेक्ट। मैग्नेटिज्म इफेक्ट के कारण ये फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स है बेसिकली, बिटवीन टू पैरेलल बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिटवीन टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी, चाहे इस बीम पे लीजिए चाहे इस बीम पे लीजिए, बट मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सर्ट होगी दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी, तो इसको मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स। एट द सेम टाइम देयर विल बी ए फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। नाउ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज वेरी मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या है, that the beams will repel rather than they attract each other, ठीक है बेटे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि बहुत लार्जर होती है, वेरी वेरी लार्जर देन मैग्नेटिक फोर्स, so therefore the two beams will repel rather than attracting each other, ठीक है। so बेटा इसलिए ये हो गया आपके पास, we have discussed the very important question फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिस्कस किया मैंने अभी आपके साथ। नाउ वी विल डिस्कस दी, देखिए ऐसा है, जो कॉइल्स हैं विच कैरी करंट, ठीक है, जो कॉइल्स हैं दे आर क्लोज्ड सरफेसेस एंड इफ दे आर कैरिंग करंट दे हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है बेटे। दे कॉन्स्टिट्यूट ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह लो या मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, इसमें करंट कैसा बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है। सपोज कीजिए द एरिया ऑफ द कॉइल इज ए, सपोज कीजिए जो कॉइल का एरिया है वो ए है। नाउ बेटा ऐसा है कि आपको पता है कि करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके कारण। अब ये देखिए, मैंने बताया था कि क्लोज लूप में अगर जैसे करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, अपने पाम सज्जे हाथ की हथेली के कर्ल को कैसा कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कीजिए और थंब बता देगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, तो यानी कि यहाँ पे इस फेस पे कौन सा मिल रहा है, नॉर्थ पोल। कोई आदमी दूसरी साइड से देखे इसी कॉइल को तो उसको कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल, ठीक है। दूसरी साइड से एक आदमी को साउथ पोल नजर आता है, सामने से नॉर्थ पोल, तो इसलिए इसको कहते हैं डाइपोल, बिकॉज देयर आर टू पोल्स दैट इज नॉर्थ एज वेल एज साउथ। नाउ दिस कॉइल इज हैविंग ए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है बेटे। और डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया है, डाइपोल मोमेंट m, ठीक है जी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, m वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। डायरेक्शन देख लीजिए कैसे होगी, जैसे कर्ल द पाम ऑफ ए राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थम्स गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये आ गई आपके थंब, ठीक है जी। और किसकी डायरेक्शन में आ गया ये, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है बेटा। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब अगर इस कॉइल में n टर्न्स होते, कितने टर्न्स होते, n, तो मैग्नेटिक मोमेंट would have been multiplied n times, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट m would have been multiplied n times, so निया मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू निया, ठीक है बेटा, निया, समझ गए। तो ये याद रखेंगे
दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसकी यूनिट्स क्या होंगी? तो देखो बेटा, करंट तो होता है एम्पियर में और ये एरिया है मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट्स हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। These are the units of magnetic moment. These are the units of magnetic moment. ठीक है बेटे। Now next article that I am going to discuss is the if we place a rectangular coil, ठीक है बेटा, हम rectangular coil को किस में place करेंगे? We will place the rectangular coil carrying current in a magnetic field, ठीक है। So a rectangular coil, placement of a rectangular coil carrying current in a magnetic field, in a magnetic field. Now अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, ये हमने देखना है अब। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि लेट्स से दिस इज दी कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे इस कॉइल को हमने, वी हैव प्लेस्ड दिस कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल की लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, ठीक है बेटा, लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, और इसको हमने किस में प्लेस कर दिया है? इस, ये करंट कैरी कर रही है, मे बी इन दी क्लॉकवाइज और मे बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको हमने प्लेस कर दिया है किसमें? इन दी मैग्नेटिक फील्ड। इसी कॉइल को मैं आपको, देखिए बेटा ऐसा है, इसी कॉइल को आई विल शो यू इन दी फ्रंट व्यू, ठीक है, इसी कॉइल को आई विल शो इन दी फ्रंट व्यू। अब आप देखिए, ये कॉइल ऐसे थी, इस कॉइल को ऐसे भी दिखाया जा सकता है बोर्ड पे, तो आई विल शो यू इन दिस पर्टिकुलर फैशन। अब देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया, इज इट ओके, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो इस पर क्या लग जाएगी? फोर्स। मैं आपके सामने इसी कॉइल को पहले एक शेप में दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए बेटा, ये ऐसे कॉइल है हमारे पास, और इसको हमने, ये ऐसे 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 करंट जा रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, द कॉइल इज कैरिंग करंट I। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गई? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड कैसे है और करंट कैसे बह रहा है? ऐसे। अब आप फोर्स देखिए कैसे होगी इस पर, ठीक है बेटे, इस वाले पोर्शन पर फोर्स इज इनसाइड, ठीक है बेटा, द फोर्स इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और इस पर, इस वाले पोर्शन पर कैसे है फोर्स? आउटसाइड। देखिए कैसे, इसमें करंट कैसे हो गया? ऐसे, फील्ड ऐसे, तो फोर्स कैसे हो गई? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इस पे और इस पे, क्योंकि यहाँ पे करंट और फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल होगी, इसमें पैरेलल होगी, इसमें एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आएगी। तो इसका मतलब है नेट फोर्स, एक फोर्स, देखिए ये कॉइल है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी ऐसे, तो ये क्या करेगी? इसको टर्निंग इफेक्ट देगी, यानी कि टॉर्क जनरेट होगा। अगर हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, तो देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी टॉर्क दैट विल बी जनरेटेड ऑन दी कॉइल। अब देखिए बेटा, अगर मैं, ये मेरे पास कॉइल को मैं ऐसे देखूं, ठीक है बेटे, नाउ, और ये नॉर्थ और साउथ, ये लेंथ L, ये लेंथ B, सॉरी, दिस लेंथ इज B, ठीक है, क्योंकि सामने से इसको नीचे साइड से देखा जा रहा है कॉइल को, यानी कि कॉइल को पहले आप ऐसे देख रहे थे, अब आप कॉइल को कैसे देख रहे हैं? ऐसे, ठीक है बेटा। तो इस पर मान लीजिए ये जो कॉइल का फेस है, ये थीटा एंगल बना रहा है विद द फील्ड। अब आप देखिए बेटा,
लेंथ ऑफ द कॉइल इज L, ठीक है। तो अब फोर्स कैसे लग रही है, ये बिल ऐसे और BIL ऐसे। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस? बेसिकली टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये कपल है बेसिकली, because this is a couple, there are two forces that are producing the turning effect, so that turning effect is called as a couple. तो we want to find the torque in this particular situation. अब आप देखिए टॉर्क कितनी हो जाएगी बेटे। Now let us say the area, the coil consists of n turns. coil में कितने turns हैं, n number of turns हैं। तो torque is equal to force into perpendicular distance. force कितनी होगी, BIL, ठीक है बेटे, इनटू n और कर देंगे, क्यों, बिकॉज दिस करंट I इज इन n टर्न्स, तो सारों की फोर्स क्या हो जाएगी, सारे L लेंथ्स पे जो n टर्न्स हैं उनकी फोर्स क्या हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी, इनटू क्या चीज, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये कितनी हो जाएगी बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इज इट क्लियर। तो ये एंगल थीटा है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो ये कितना हो गया, b इंटू कॉस ऑफ थीटा, b इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसको हम लोग टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ वन टर्न, ठीक है। तो ये हो जाएगा BINA, बीना कॉस थीटा, बीना कॉस थीटा, ठीक है बेटा, दैट इज बीना इंटू कॉस ऑफ थीटा। आप देखिए बेटा इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्योंकि ये क्या आ गया, निया, ठीक है ना बेटे, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वी कैन अगेन राइट इट। आप ये समझते हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन या तो ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू फेस ऑफ द कॉइल, या ऐसे होगी परपेंडिकुलर के अलॉन्ग ही होगी, आप ये तो बात जानते ही हैं बेटे, ठीक है। तो अब देखिए ये एंगल थीटा है बिटवीन दिस कॉइल फेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा, ठीक है बेटा। तो ये किसके साथ हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, दिस विल बी विद द मैग्नेटिक मोमेंट। तो आई कैन अगेन मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैं एक दूसरे ढंग से भी पेश कर सकता हूं। वो कैसे है बेटा, देखो इस एंगल को सपोज कीजिए मैं अल्फा कह देता हूं, सपोज अल्फा कह देता हूं, लेट्स से थीटा प्लस अल्फा इज 90, यू आर नोइंग दिस, ठीक है बेटे। तो थीटा कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, टाउ इज इक्वल टू बीना cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा कितना हो जाता है, साइन अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। तो इस टॉर्क को मैं लिख सकता हूं MB साइन अल्फा। अनदर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्रॉस B वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आया, दिस वी हैव डिस्कस्ड टॉर्क, ठीक है बेटा, एंड दिस इज दी कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस पर टॉर्क हमने कैलकुलेट करी, दैट इज MB साइन ऑफ अल्फा।